हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अवर चैनल हिंदुइज्म की साइड बाई रुचि में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शंस मीन्स ज्वाइनिंग वर्ड, एडिटिंग वर्ड या ज्वाइंटेड वर्ड कहेंगे। कंजंक्शन क्या कहलाए, मतलब जोड़ने वाले शब्द कहलाए कंजंक्शन। एक वाक्य में जो भी वाक्य, या तो वाक्य को वाक्य से या शब्द को शब्द से या फ्रेज को या फिर क्लॉज से, ऐसे एक दूसरे से जोड़ने वाले वाक्य क्या कहलाएंगे, कंजंक्शन। चलिए फ्रेंड्स, डिटेल में देखते हैं क्या है कंजंक्शन। कंजंक्शन को कहते हैं संयोजन। कंजंक्शन दो वर्ड या सेंटेंस को जोड़ता है। अब कंजंक्शन ज्वाइंस वर्ड, फ्रेज, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। कंजंक्शन शब्द को जोड़ता है, दो शब्दों को जोड़ता है, या फिर दो क्लॉज को, या फिर दो फ्रेजेस को। वाक्यांश, फ्रेज यानी वाक्यांश, क्लॉज यानी वाक्य का ही खंड होता है, उसे कहते हैं क्लॉज। तो कंजंक्शन जोड़ता है क्लॉज को क्लॉज से, या फिर सेंटेंस को, किसी दो सेंटेंस को जोड़ेगा, उसे कहेंगे कंजंक्शन। जिस वर्ड के द्वारा जोड़ेंगे दो सेंटेंस, उन्हें कहेंगे कंजंक्शन। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ड आया है फ्रेज। फ्रेज के विषय में डिटेल में देखते हैं फ्रेंड। फ्रेज का हिंदी मीन होता है वाक्यांश। वाक्य के जो अंश होते हैं उन्हें कहते हैं वाक्यांश या फ्रेज। जैसे देयर आर मेनी टाइप ऑफ वाक्यांश, फ्रेजेस, जैसे नाउन फ्रेज, प्रोनाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, प्रीपोजिशन फ्रेजेस। ये सारे क्या हैं, फ्रेजेस, फ्रेज वाक्यांश के प्रकार हैं। चलिए फ्रेंड, डेफिनेशन देखते हैं क्या है फ्रेज की। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विथ नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। यह एक वाक्यांश है जो शब्दों का समूह है, जहां पे कर्ता और क्रिया का कोई संयोजन नहीं होता है, और यह मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण मतलब भी नहीं देता है, तो इसे कहेंगे फ्रेज। अकेला, अगर ये अकेला है कोई फ्रेज, तो वो पूरा मीनिंगफुल अर्थ भी नहीं देता है और सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी नहीं रहता है, इसे कहेंगे फ्रेज। फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं क्लॉज। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज क्लॉज। क्लॉज का हिंदी मीनिंग होता है वाक्यांश या खंड। इसे भी कहते हैं वाक्यांश या खंड। किसी एक वाक्य का ही खंड होता है, इसे कहते हैं क्लॉज। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है क्लॉज। यह एक ही वाक्य का हिस्सा होता है और यह स्वतंत्र अर्थ प्रदान करता है, मतलब इंडिपेंडेंट अर्थ प्रदान करता है, इसे कहेंगे क्लॉज। इट इज अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इट मे और मे नॉट गिव मीनिंगफुल सेंस। क्लॉज में सब्जेक्ट और कर्ता और क्रिया का कॉम्बिनेशन होता है, संयोजन होता है क्लॉज में, और यह मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण मतलब दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, ये दोनों तरह से होता है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। फ्रेंड्स, एक उदाहरण जैसे समझते हैं क्लॉज का। जैसे क्लॉज है, मैं खाना खाता हूँ, क्या हुआ, ये एक वाक्य है ना। तो यहाँ पे मैं क्या है, सब्जेक्ट है, खाना, खाना मतलब वर्ब हुआ, तो ये सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हुआ ना, तो इसे क्या कहेंगे, क्लॉज। एक वाक्य, वाक्य का खंड, मैं खाना खाता हूँ, तो यहाँ मीनिंगफुल सेंस निकलता है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे दिए हुए हैं क्लॉज। वैसे तो क्लॉज होते हैं 4 प्रकार के, लेकिन मेन क्लॉज होते हैं 2 तरह के, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं जो मीनिंगफुल सेंस देते हैं, जिसका अर्थ, मीनिंग, जिसका कोई अर्थ निकलता है, ऐसे वाक्य कहलाएंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। ऐसे वाक्य खंड कहलाएंगे इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र वाक्य। एंड सेकेंड है डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब आश्रित वाक्य। आश्रित वाक्य ऐसे होते हैं, उसके नाम के साथ में ही स्पष्ट है, आश्रित होना, किसी दूसरे के ऊपर आश्रित होना, ऐसे वाक्य कहलाएंगे डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज गिव नो मीनिंगफुल सेंस, मतलब अगर दोनों, जिस वाक्य पे ये आश्रित होता है, अगर वो वाक्य इससे नहीं जोड़ा जाता तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, मतलब नहीं निकलता है, तो ऐसे वाक्य को कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। फ्रेंड्स, देखते हैं एक उदाहरण क्या है डिपेंडेंट क्लॉज का। जैसे है, जब मैं खाना खाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये आश्रित है, जब मैं खाना खाता हूँ, तो इसके बाद भी वाक्य पूरा होना चाहिए। जब मैं खाना खाता हूँ तो क्या कुछ होता होगा ना, इसके लिए बोल रहा है ना, जब मैं खाना खाता हूँ, तो ये क्या है, डिपेंडेंट है, आधा है वाक्य, इसलिए इसका मीनिंगफुल सेंस नहीं निकल रहा। जब मैं खाना खाता हूँ,
तो अगर यही ये होता मैं खाना खाता हूँ तो ये पूरा वाक्य है, तो डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता। लेकिन यहाँ पे ऐड क्या कर दिया, जब मैं खाना खाता हूँ। जब मैं खाना खाता हूँ मतलब ये आश्रित हुआ है, मतलब इससे पहले कोई वाक्य है या फिर इसके बाद कोई वाक्य है। चलो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने सेंटेंस। यहाँ पे जो वर्ड आया है सेंटेंस के बारे में देखते हैं। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस यानी वाक्य। सेंटेंस क्या है? इट हैज अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इट ऑलवेज गिव मीनिंगफुल सेंस। सेंटेंस क्या कहलाएंगे? यह एक या एक से अधिक वाक्यांशों का समूह होता है। यह क्लॉजेस का समूह होता है, कलेक्शन ऑफ क्लॉजेस। तो यहाँ सेंटेंस में बता रहे हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का संयोजन होता है। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों रहते हैं एक सेंटेंस में, और यह हमेशा मीनिंगफुल सेंस देता है, अर्थपूर्ण मतलब ही निकलता हो किसी भी वाक्य का, सेंटेंस का हमेशा अर्थपूर्ण रहेगा वो। फ्रेंड्स देखते हैं उदाहरण के तौर पर, आई विल मीट यू एट ऑफिस और एट होम। मैं तुमसे घर में या फिर ऑफिस में मिलूंगा। यहाँ पे निकल रहा है वाक्य का अर्थ, मतलब मैं तुमसे घर में या फिर ऑफिस में निकलूंगा। मतलब इसके पास क्या है, आई सब्जेक्ट है और मीट यानी मिलना वर्ब है। इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब, मतलब सेंटेंस के पास अपना खुद का एक सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, और इसका हमेशा अर्थ निकलता है, कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। एज ही वॉज इल ही कुडंट अटेंड ऑफिस। जैसे वह बीमार हुआ, ही कुडंट अटेंड ऑफिस, वह ऑफिस अटेंड नहीं कर सकता। जैसे कि वह बीमार है हुआ तो वह ऑफिस अटेंड नहीं कर सकते, यहाँ भी मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कंजंक्शन होते हैं जो एक कंट्रास्ट होता है एक दूसरे में, मतलब विरोधाभास होता है। ऐसे कंजंक्शन को कहेंगे जिन शब्दों से हम दो वाक्यों में विरोध प्रकट करवाते हैं, ऐसे वाक्य कहलाएंगे एडवर्सेटिव कंजंक्शन, ऐसे शब्द कहलाएंगे। चलिए फ्रेंड देखते हैं क्या, दो या दो से अधिक वाक्यांशों को जोड़ता है एडवर्सेटिव कंजंक्शन, लेकिन उनके बीच में विरोध या भिन्नता दिखाई देती है। एडवर्सेटिव कंजंक्शन का उपयोग हम विचारों को एक साथ प्रस्तुत करने के लिए करते हैं जहाँ की एक दूसरे का विरोध हो। फ्रेंड देखते हैं जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे हम किसी वाक्य के बीच में लेकिन लगा दें या पर लगा दें, जैसे लेकिन, पर, फिर भी, हालांकि, यदि, किंतु, तू। जैसे बट, लेकिन, पर, हाउएवर, फिर भी, नेवरथलेस, हालांकि, आल्दो, यदि, इवन दो, किंतु, यट, टू, स्टिल। उदाहरण में देखते हैं हम, जैसे मैं खाना खाता हूँ लेकिन मुझे भूख नहीं लगती। यहाँ पे देखिए विरोध कर रहा है, एक दूसरे लाइन एक दूसरे का विरोध कर रही है। देखिए जैसे उसने कहा मैं खाना खाता हूँ, मतलब वो खाना खा रहा है लेकिन मुझे भूख नहीं लगती। खाना खा रहा है लेकिन उसको भूख नहीं लगती है। दोनों वाक्य का यहाँ पे देख सकते हैं विरोध हो रहा है। खाना खा रहा है, अगर भूख नहीं लगती तो खाना कैसे खा रहा है, तो यहाँ पे विरोध दिखाई दे रहा है। इसी को कहेंगे एडवर्सेटिव कंजंक्शन। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। तुम मेरे दोस्त हो पर तुमने मुझे धोखा दिया। मतलब फ्रेंडशिप क्या होती है, जहाँ पे ट्रस्ट हो, फेथ हो, मतलब वहां पे धोखा जैसे डिसीव जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन क्या बोल रहा है यहाँ पे, तुम मेरे दोस्त हो लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखाई दे रहा है, मतलब विरोध दिखाई दे रहा है। दोस्त है फिर भी धोखा दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझेंगे। मैं बहुत थक गया हूँ फिर भी मैं काम करूंगा। मतलब यहाँ भी विरोध देख सकते हैं आप कि वो थक गया लेकिन फिर भी काम करेगा, दिखाई दे रहा है। मतलब वाक्य में आपको समझ में आएगा कि विरोध हो रहा है। जैसे एक बात कुछ बोल रही है, उसका अपोजिट ही वाक्य रहेगा दूसरा। ऐसे वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कहलाएंगे एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एक और उदाहरण समझते हैं। ये किताब बहुत महंगी है हालांकि मैं इसे खरीदूंगा। मतलब बोल रहे हैं कि महंगी है लेकिन मैं फिर भी इसको खरीदूंगा। हम इनका प्रयोग एडवर्सेटिव
कंजंक्शन का प्रयोग वाक्य को स्पष्ट या अर्थपूर्ण करने के लिए करते हैं। देखते हैं कुछ उदाहरण है, जैसे बट, येट, वाइल, वेयर्स, हाउएवर, स्टिल, नेवरथलेस, नॉटलेस, ऑल्दो, दो, इवन, इवन इफ, इवन दो। चलिए फ्रेंड्स और भी कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिए हैं, ही विल श्योरली डिनाई मी, नेवरथलेस आई एम वेटिंग फॉर हिज डिसीजन। वह मुझे कभी मना नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैं उसका इंतजार करती हूँ, उसके डिसीजन का इंतजार करती हूँ। तो यहाँ पे बोल रही है कि ही विल श्योरली डिनाई मी, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत वो कर दिया है, आंसर निकाल दिया है। ही विल श्योरली डिनाई मी मतलब वो मुझे पक्का मना कर देगा, लेकिन नेवरथलेस आई एम वेटिंग फॉर हिज डिसीजन, लेकिन फिर भी मैं उसके डिसीजन, निर्णय का इंतजार करती हूँ, कर रही हूँ या करती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉन्ट्राडिक्ट दिख रहा है, मतलब वो जानती है कि उसको मना कर देगा, लेकिन फिर भी वो इसके डिसीजन को वेट करेगी, क्या कहेगा। दे केम लेटर बट द टीचर डिड नॉट से एनीथिंग, मतलब वो बाद में आएंगे लेकिन टीचर कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ पे भी विरोध, अगर बाद में आएंगे तो कैसे टीचर कुछ नहीं कहेंगे, तो यहाँ पे भी विरोध दिखाई दे रहा है। चलिए फ्रेंड्स ये कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे आप स्क्रीन कुछ टाइम के लिए खोलती हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स यहाँ जो भी आपको रिपीट में देखना हो तो दोबारा आप क्लास देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं इवन दो। इवन दो, अब यहाँ पे हम कंजंक्शन, अलग अलग कंजंक्शन देखेंगे। इवन दो का मतलब होता है कंप्लीट एक्शन, यानी पूरा काम होना। इवन इफ इनकम्प्लीट एक्शन मतलब पूरा काम न होना। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे इवन दो, इवन इफ, यहाँ पे हम देखेंगे क्या यूज होगा। इवन दो या इवन इफ ही लॉस्ट हिज जॉब ही कंटिन्यूड टू सर्व इन द ऑफिस, मतलब यहाँ पे कंप्लीट एक्शन हो गया है। इवन दो मतलब उसकी जॉब जा चुकी है, फिर भी वह मतलब ऑफिस में सेवा काम करने में फिर भी लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे कंप्लीट सेंस निकल रहा है कि जॉब जा चुकी है फिर भी काम करने में लगा हुआ है, तो यहाँ पे इवन दो होगा। एंड इवन इफ क्या होता है, इनकम्प्लीट एक्शन। जैसे इवन दो, इवन इफ यहाँ पे देखें क्या लगाते हैं, ही लूज हिज जॉब ही विल कंटिन्यू टू सर्व द ऑफिस। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इवन दो के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। इवन दो एक एडवर्सरी कंजंक्शन है, मतलब इवन दो में भी विरोधाभासी दिखाई देगा। आप जहाँ भी इवन दो का प्रयोग करेंगे तो दो वाक्यों के बीच में विरोध जरूर होगा, कॉन्ट्राडिक्शन होगा। देखते हैं फ्रेंड्स कुछ और उदाहरण। इवन दो आई एम टायर्ड आई स्टिल गो टू द पार्टी, मतलब मैं थका हुआ फिर भी मैं पार्टी जाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कॉन्ट्राडिक्ट दिख रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे शी डिडंट स्टडी इवन दो शी न्यू द एग्जाम वाज इम्पॉर्टेंट, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि वह जानती है कि एग्जाम इम्पॉर्टेंट है फिर भी वह पढ़ाई नहीं कर रही। देख सकते हैं कि यहाँ एक विरोध है, पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है फिर भी पढ़ाई नहीं कर रही। अब जैसे फ्रेंड्स हम देखते हैं इवन दो को वैसे हालांकि या यदि के रूप में भी देख सकते हैं हम। इवन इफ के बारे में देखते हैं। इवन इफ एक कंडीशनल कंजंक्शन है जो दो वाक्यों को जोड़ता है और इसका उपयोग एक शर्त या स्थिति को दर्शाने के लिए किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर शर्त होती है जो संभावित या संभावना से भरा हुआ होता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है इवन इफ से। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। इवन इफ इट रेन्स आई विल स्टिल गो टू द पार्टी, यहाँ पे देख सकते हैं यदि बारिश हो भी जाए तो भी मैं पार्टी में जाऊंगा। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए संभावना दिखाई दे रही है, मतलब वहां पे देख रहे थे आप कि इवन दो में कॉन्ट्राडिक्शन रहता है, दो वाक्यों का विरोध रहता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे पॉसिबिलिटी दिख रही है। कैसे पॉसिबिलिटी दिख रही है समझ सकते हैं आप
कि यहाँ पे बारिश होने की संभावना है, लेकिन फिर भी वो पार्टी में जाएगा। विरोध तो है लेकिन कंडीशनल ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है पानी गिरने के बाद भी वो पार्टी में जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे आई विल स्टिल लव यू इवन इफ यू डोंट लव मी। मतलब तुम मुझे प्यार ना करो तो भी मैं तुमसे प्यार करूँगी। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एक कंडीशन दी हुई है कि मतलब अगर तुम मुझे प्यार ना भी करोगे फिर भी मैं प्यार करूँगा, जो भी आप बोल सकते हैं, जो भी बोलना हो। तो यहाँ पे भी यहाँ एक कंडीशन लग गई है कि मैं करो चाहे ना करो लेकिन मैं करूँगा। इवन इफ का प्रयोग हम इस वाक्य को स्पष्ट और अर्थपूर्ण बनाने में मदद कर सकते हैं, और यह एक शर्त और स्थिति को दर्शाने में और संभावना से भी भरा रहता है। कुछ और उदाहरण देखते हैं फ्रेंड्स। इवन इफ आई एम टायर्ड आई विल स्टिल फिनिश द वर्क। मतलब मैं हालांकि जैसे इवन इफ आई एम टायर्ड, मतलब यदि मैं थक भी जाता हूँ फिर भी मैं अपना काम पूरा करूँगा। तब यहाँ पे एक शर्त दिखाई दे रही है कि मैं अगर मैं थक भी जाता हूँ फिर भी, अगर मैं थक भी जाऊँ, यदि मैं थक भी जाऊँ फिर भी अपना वर्क फिनिश करूँगा, तब भी मैं फिनिश करूँगा, करता हूँ, कुछ भी। नेक्स्ट है इवन इफ इट इज एक्सपेंसिव आई विल स्टिल बाय द गिफ्ट। मतलब इवन इफ, यदि गिफ्ट महंगा है, यदि यह गिफ्ट महंगा भी है, चाहे ये गिफ्ट महंगा भी है फिर भी मैं इसे खरीदूंगा। आई स्टिल बाय द गिफ्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ हम समझ सकते हैं कि इवन इफ का प्रयोग यदि या चाहे के रूप में हम कर सकते हैं, और यहाँ पे संभावना या फिर एक शर्त रहती है इवन इफ में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हैव अ गुड डे। थैंक यू।